पिछले एपिसोड के लास्ट में हमने देखा था कि स्टार लू एम्पायर और सन मून एम्पायर के बीच दूसरी लड़ाई होने जा रही थी। अब आगे देखेंगे। श्रेक एकेडमी और टैंक सेक्ट के सभी शक्तिशाली लोग अब शहर की दीवार के सबसे ऊपर पहुंच चुके थे। सभी उत्तर दिशा में मौजूद थे। यही मुख्य युद्ध भूमि थी। हैंड दैट प्रोटेक्ट्स द नेशन की पांचों सोल इंजीनियर लीजेंस यहीं इकट्ठा थीं। इन 5 सोल इंजीनियर लीजेंस को हराए बिना उनके जीतने की कोई संभावना नहीं थी। असल में पहले तो उनके पास कोई मौका ही नहीं था, लेकिन स्टेशनरी इंटरफेरेंस शेल्स के प्रकट होने के बाद ऐसा लगने लगा कि शायद कोई अवसर मिल सकता है। धीमी आवाज वाले संकेत लगातार तेज होते जा रहे थे। जैसे जैसे सूरज और तेज चमकने लगा और सन मून एम्पायर की सेना कुछ सैनिकों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ी, वे धीरे धीरे लेकिन स्थिर रूप से स्टार लुओ सिटी की ओर बढ़ने लगे। सू जियावेई खुद शहर की दीवार के ऊपर आया। वह व्हाइट टाइगर ड्यूक के बगल में खड़ा हो गया। सू जावे मुस्कुराया और बोला, दाइहाओ, क्या तुम्हें पता है, कभी मैं तुमसे डरता था। व्हाइट टाइगर ड्यूक मुस्कुराया और बोला, बेशक मुझे पता है। नहीं तो तुम्हें क्या लगता है मैं हमेशा पश्चिमी सीमा पर ही क्यों रहता था? मेरे योगदान को देखते हुए तो मुझे तीनों सेनाओं का मार्शल होना चाहिए था, है ना? शू जावेई ने आह भरी और कहा, हाँ, मैं तुमसे जलता था। मैं एक साम्राज्य का नेता बनने लायक नहीं हूं। व्हाइट टाइगर ड्यूक ने सिर हिलाया और जवाब दिया, ऐसा मत कहो, यह सिर्फ मानसिक बात है। जब भी कोई सम्राट मेरे जैसे अधिकारी से मिलता है, आमतौर पर उसकी यही प्रतिक्रिया होती है। सू जावेई हंस पड़ा, शायद मुझे उम्मीद नहीं थी कि मुझे तुम्हारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने का मौका मिलेगा। तुम्हें पता है इस समय मुझे कैसा लग रहा है? मुझे गर्व महसूस हो रहा है। व्हाइट टाइगर ड्यूक जोर से हंसा, मुझे भी। सू जावेई की आंखें चमक उठीं। उन सन मून एम्पायर के बदमाशों को आने दो। मैं सच में देखना चाहता हूं कि पहले मेरा शहर गिरता है या सन मून के सैनिकों का खून खत्म होता है। पांचों सोल इंजीनियर लीजेंस धीरे धीरे अलग अलग हो गईं। आसमान में हर तरह के एरियल सर्वेलेंस सोल टूल्स आगे बढ़ने लगे। जमीन पर बची हुई सोल इंजीनियर लीजेंस ने खुद को फिर से संगठित किया। उन्होंने कुल मिलाकर 6 पूर्ण सोल इंजीनियर लीजेंस बना ली। यह सब केवल उत्तर दिशा में था। बाकी 3 दिशाओं में भी अन्य सोल इंजीनियर लीजेंस सैनिकों के साथ आगे बढ़ रही थीं। वे सोल फॉर्मेशंस बनाने के लिए तैयार थीं। सन मून एम्पायर की रणनीति बहुत सरल थी। स्टार लुओ सिटी की प्रभावी सीमा के भीतर सोल फॉर्मेशंस का निर्माण करना। लेकिन इतनी सरल रणनीति ही इस समय सबसे घातक थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि एक बार सोल फॉर्मेशंस पूरी तरह बन गईं, तो उनकी विनाशकारी शक्ति पर भरोसा किया जा सकता था। भले ही स्टार लुओ सिटी सन मून एम्पायर के संयुक्त हमलों और रक्षा को बाधित कर सकता था, फिर भी वह सोल फॉर्मेशंस की ताकत को संभाल न पाए। खुशी की एकमात्र बात यह थी कि हाई एनर्जी कंप्रेशन अरे सोल टूल्स पिछले दिन ही खत्म हो चुके थे। कम से कम थोड़े समय के लिए उनका इस्तेमाल नहीं हो सकता था। जूग डिवाइन क्रॉसबो कैनन्स और स्टेशनरी इंटरफेरेंस शेल्स तैयार करो। व्हाइट टाइगर ड्यूक ने चिल्लाकर आदेश दिया, जूगे डिवाइन क्रॉसबो कैनन्स से हमला करो। स्टार लुओ सिटी अचानक एक विशाल साही की तरह लगने लगा, जिसने अपने सारे कांटे बाहर की ओर फेंक दिए हों। अनगिनत शेल्स एक साथ सन मून एम्पायर की सेना की ओर दागे गए। इस बार व्हाइट टाइगर ड्यूक ने तुरंत स्टेशनरी इंटरफेरेंस शेल्स का उपयोग नहीं किया। उनकी संख्या बहुत सीमित थी। दुश्मन को इनके बारे में पता चल जाने के बाद अगर दोबारा इस्तेमाल किया जाता तो वे जरूर उन्हें रोकने की कोशिश करते। दाइहाओ यह अच्छी तरह जानता था कि उन सोल इंजीनियर लीजेंस में मौजूद क्लास 9 सोल इंजीनियर्स पूरी तैयारी के साथ बैठे हैं। वही स्टेशनरी इंटरफेरेंस शेल्स से निपटने के जिम्मेदार थे। इसी वजह से उसे शुरुआत से ही पूरी तरह लड़ाई में झोंकना पड़ा। सोल इंजीनियर्स ने तुरंत लिंक्ड डिफेंसिव बैरियर्स खड़े कर दिए। स्टेशनरी इंटरफेरेंस शेल्स के बिना ये लिंक्ड डिफेंसिव बैरियर्स युद्ध भूमि में अभेद्य थे। लेकिन अफसोस, वे केवल एक पल ही टिक पाए। हरे रंग के हेलो चुपचाप फैलने लगे और बहुत जल्दी पूरे युद्ध क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लिया। सन मून इंपीरियल सोल इंजीनियर लीजन के सबसे आगे खड़े कॉन्ग डिमिंग के चेहरे पर हैरानी साफ दिखी। उसने कहा, कितना चालाक आदमी है। क्लास 9 सोल इंजीनियर्स के गॉडफादर होने के नाते उसे तुरंत समझ आ गया कि उसे धोखा दिया गया है। पिछली बार जब स्टेशनरी इंटरफेरेंस शेल्स दागे गए थे तो उनसे जेड ग्रीन रोशनी निकली थी। वे युद्ध भूमि में बहुत साफ दिखाई दे रहे थे, जैसे आतिशबाजी। लेकिन इस बार ये शेल्स बिना किसी चेतावनी के दागे गए। असल में इन शेल्स को जेड ग्रीन रोशनी छोड़ने की जरूरत ही नहीं थी। पिछली बार ऐसा सिर्फ इसलिए किया गया था ताकि स्टार लुओ एम्पायर एक चाल चल सके।
इस बार उन्होंने सन मून एम्पायर की उस मंशा का फायदा उठाया जिसमें वे इंटरफेरेंस शेल्स को बीच में ही रोकना चाहते थे। स्टेशनरी इंटरफेरेंस शेल्स को साधारण शेल्स के बीच मिला दिया गया और जूगे डिवाइन क्रॉसबो कैनन्स के साथ दाग दिया गया। नतीजा यह हुआ कि दुश्मन पूरी तरह चौंक गया। एरियल सर्वेलेंस और लिंक्ड सोल टूल्स तुरंत बेकार हो गए। चाहे जूजी हो या कॉन्गडेमिंग, दोनों ही इस चाल से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके। टैंग सेक्ट की ओर बेई बेई, हेकाइटू और शू संशी एक साथ खड़े थे। वे तीनों शातिर अंदाज में हंस रहे थे। यह विचार व्हाइट टाइगर ड्यूक का नहीं था, बल्कि इन्हीं तीनों का था। चूंकि स्टेशनरी इंटरफेरेंस शेल्स का शोध स्वानजीवेन ने किया था, लेकिन इनके निर्माण और उपयोग की असली जिम्मेदारी टैंक सेक्ट के सोल टूल हॉल के मौजूदा वाइस हॉल मास्टर हीकाइटू पर थी। व्हाइट टाइगर ड्यूक मुस्कुराया, पीछे मुड़ा और हीकाइटू की ओर अंगूठा उठाया। अगर स्टार लुओ सिटी को सन मून एम्पायर का सामना करना था, तो सबसे पहले इंटरफेरेंस शेल्स को प्रभावी बनाना जरूरी था। अगर लिंक्ड सोल टूल्स को रोका नहीं जा सकता, तो बाकी सब बेकार था। व्हाइट टाइगर ड्यूक ने जोर से चिल्लाया, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी सोल मास्टर लीजेंस, हमला करो। इसके बाद उसने कमर से अपनी लंबी तलवार खींची और उसकी नुकीली धार सन मून एम्पायर की सेना की ओर तान दी। एक के बाद एक आकृतियां ऊपर उठीं। वे रोशनी की धाराओं में बदल गईं और सन मून एम्पायर की सेना की ओर टूट पड़ीं। युद्ध में अपनी ताकत का सही इस्तेमाल बहुत अहम होता है। स्टार लुओ साम्राज्य के पास इस समय जो एकमात्र असली ताकत थी, वह थे उनके सोल मास्टर्स। जब ये सभी आकृतियां आगे बढ़ीं, तो हवा में एक गहरी गर्जना गूंज उठी। आवाज इतनी तेज थी कि मानो बादल गरज रहे हों। एक विशाल पीले रंग की आकृति प्रकट हुई। यह आकृति लगभग 1000 मीटर लंबी थी, इतनी विशाल कि वह किसी दैत्याकार बैल जैसी लग रही थी। यह एल्डर श्वेन का मार्शल सोल ट्रू बॉडी था, टाउटी गॉडली बुल। सभी आकृतियां एक एक करके टाउटी गॉडली बुल के शरीर पर उतर गईं। उनकी संख्या कई हजार थी। गॉडली बुल की आकृति आसमान में चमकी और वह सन मून एम्पायर की सोल इंजीनियर लीजेंस की ओर टूट पड़ा। यह जीवन और मृत्यु की लड़ाई थी। दोनों पक्षों के लिए पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। श्रेक एकेडमी के लिए भी यही स्थिति थी। इस युद्ध को जीतने के लिए दोनों पक्षों को सिर्फ अपनी ताकत ही नहीं, बल्कि अपनी रणनीति भी जोड़नी थी। आज व्हाइट टाइगर ड्यूक मिरेकल सोल्जर्स पर भरोसा कर रहा था। यह उसका सामान्य अंदाज नहीं था। वह आमतौर पर सीधी और ईमानदार रणनीति अपनाता था। लेकिन इस समय उसके पास मिरेकल सोल्जर्स पर निर्भर रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि स्टार लुओ एम्पायर सन मून एम्पायर को सीधे टक्कर नहीं दे सकता था। एक चतुर सेनापति होने के नाते वह मिरेकल सोल्जर्स का इस्तेमाल करते हुए भी उतना ही खतरनाक था। मिरेकल सोल्जर्स की पहली लहर स्टेशनरी इंटरफेरेंस शेल्स थीं और दूसरी लहर थीं ये 4 सोल मास्टर लीजेंस। इन 4 सोल मास्टर लीजेंस का नेतृत्व श्रेक एकेडमी और टैंग सेक्ट के शक्तिशाली लोग कर रहे थे। उनका लक्ष्य हैंड दैट प्रोटेक्ट्स द नेशन की 5 सोल इंजीनियर लीजेंस को हराना था। स्टार लुओ एम्पायर की जीत की एकमात्र उम्मीद तभी थी जब ये 5 सोल इंजीनियर लीजेंस पराजित हों। अब जूजी कमांडर के तंबू में नहीं थी। हालांकि उसने स्टेशनरी इंटरफेरेंस शेल्स को रोकने के लिए उपाय किए थे, लेकिन स्टार लू सिटी जरूर हर संभव तरीका अपनाने वाला था ताकि उनके प्रभाव को अधिकतम किया जा सके, वरना लड़ाई का कोई मतलब ही नहीं रहता। फिर भी जूजी को उम्मीद नहीं थी कि उनके सोल टूल्स इतनी आसानी से निष्क्रिय हो जाएंगे। लेकिन अब यह सब मायने नहीं रखता था। असली बात वह सीधी टक्कर थी जो अब होने वाली थी। जैसे ही टाउटी गॉडली बुल सन मून इंपीरियल सोल इंजीनियर लीजन के करीब पहुंचा, अचानक तीव्र चांदी जैसी रोशनी का एक गोला फूट पड़ा। चांदी की रोशनी चमकी और एक विशाल लाइट बैरियर बन गया। इस बैरियर ने टाउटी गॉडली बुल को पूरी तरह घेर लिया। यह समझना जरूरी था कि टाउटी गॉडली बुल कितना विशाल था। उसके ऊपर कई हजार सोल मास्टर्स सवार थे। फिर भी वह उस चांदी की रोशनी में पूरी तरह कैद हो गया। यहां तक कि लिंक्ड सोल टूल्स भी इतने शक्तिशाली नहीं लग रहे थे। एल्डर श्वान एक अल्टीमेट डुलुओ था। आसमान में अचानक एक सिल्वर मून उभरा। पल भर में सूरज की रोशनी गायब हो गई। जैसे ही सिल्वर मून ऊपर उठा, बैरियर भी उसके साथ चमकने लगा। एल्डर स्वान का भयानक हमला वहीं रुक गया। स्टार लुओ सिटी की दीवार पर खड़े स्वान जिवेन के मुंह से चीख निकल गई, सिल्वर मून डुलुओ! यह एल्डर कॉन्ग है। यह एल्डर कॉन्ग है। एल्डर कॉन्ग का नाम लेते ही उसके चेहरे का रंग बदल गया। इस समय उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। हाँ, डर। जो श्वन जिवेन आमतौर पर इतना निडर रहता था, वह इस समय सचमुच भयभीत था। अचानक
अनगिनत रोशनी की किरणें टॉटी गॉडली बुल की ओर दागी गईं। भले ही यह कोई लिंक्ड अटैक नहीं था, लेकिन 1000 से ज्यादा सोल इंजीनियर्स के संयुक्त हमले की ताकत फिर भी भयानक थी। अल्टीमेट डुलुओ होने के नाते एल्डर श्वैन के सींग पीली रोशनी से चमक उठे। वह सिल्वर बैरियर को तोड़ने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन वह चांदी की रोशनी चिपचिपी कैंडी की तरह थी। वह उसे जितना भी खींचे, फिर भी उससे बाहर नहीं निकल पाया। बैरियर के अंदर सभी सोल मास्टर्स ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी। वे जोर शोर से बैरियर पर हमला कर रहे थे, लेकिन एक भी बाहर नहीं निकल सका। स्टार लुओ सिटी की दीवार पर खड़ा श्वानज़िवेन यह दृश्य देखकर स्तब्ध रह गया। उसने बुदबुदाते हुए कहा, वह सफल हो गया, वह सच में सफल हो गया। एल्डर कॉन्ग अब एक क्लास 10 सोल इंजीनियर बन चुका है। उसने अपनी ट्रांसेंडेंट डुलुओ की क्षमताओं को अपने सोल टूल्स के साथ मिला लिया है। क्या यही वह नेटल सोल टूल है जिसका वह पहले जिक्र करता था? यानी उसने अपने सबसे शक्तिशाली सोल टूल को अपने मार्शल सोल के साथ जोड़ दिया है। सिल्वर मून डिवाइन लाइट बैरियर। डेथ गॉड पगोडा इस सिल्वर मून डिवाइन लाइट बैरियर के सामने मजाक जैसा है। अब वे केवल बचाव कर सकते थे, हमला नहीं। टॉटी गॉडली बुल और उस पर मौजूद हजारों सोल मास्टर्स अब सन मून एम्पायर के लिए चलते फिरते टारगेट बोर्ड्स बन चुके थे। सन मून इंपीरियल सोल इंजीनियर लीजन के नेतृत्व में हैंड दैट प्रोटेक्ट्स द नेशन की 5 सोल इंजीनियर लीजन्स तेजी से इकट्ठा हो गईं। उन्होंने पूरी ताकत से हमला कर दिया। जमीन पर आगे बढ़ रहे सोल इंजीनियर्स ने भी तुरंत सोल फॉर्मेशंस का निर्माण शुरू कर दिया। फिर उन्होंने अपनी सोल फॉर्मेशंस के शक्तिशाली हमलों को गॉडली टॉटी बुल पर बरसाया। गॉडली टॉटी बुल पर मौजूद सोल मास्टर्स केवल अपनी व्यक्तिगत शक्ति के सहारे ही इन हमलों को झेल सकते थे। वे पलटकर हमला नहीं कर पा रहे थे। एक ही पल में वे पूरी तरह से नुकसान की स्थिति में आ गए। यह सब तब हो रहा था जब उनके लिंक्ड सोल टूल्स पहले ही बाधित हो चुके थे। वरना अगर सन मून एम्पायर की सोल इंजीनियर लीजन्स अपने लिंक्ड अटैक्स का इस्तेमाल करती, तो स्टार लुओ एम्पायर को अब तक भारी नुकसान उठाना पड़ चुका होता। व्हाइट टाइगर ड्यूक का चेहरा अब बेहद गंभीर था। यह सिल्वर बैरियर पहले कभी युद्ध भूमि में दिखाई नहीं दिया था। केवल स्टार लुओ एम्पायर के पास ही ट्रम्प कार्ड नहीं था, सन मून एम्पायर के पास भी अपना ट्रम्प कार्ड था। वह था हजारों सालों की सोल टूल टेक्नोलॉजी, और अब वह पूरी तरह सामने आ चुकी थी। एल्डर श्वैन अकेले सबकी रक्षा नहीं कर पा रहा था। कुछ कमजोर सोल मास्टर्स पहले ही मरने लगे थे। यह एल्डर श्वैन के लिए भी पहली बार था कि वह ऐसी स्थिति का सामना कर रहा था। उसने गुस्से में जोर से दहाड़ लगाई और उसके शरीर से निकलने वाली पीली रोशनी और भी तेज हो गई। दूसरों के लिए यह सिर्फ एक सिल्वर बैरियर था, लेकिन अल्टीमेट डुलुओ होने के नाते एल्डर श्वैन पूरी तरह समझ रहा था कि यह सिल्वर लाइट असल में स्पेशल पावर से जुड़ी हुई थी। उसके और अन्य सोल मास्टर्स द्वारा किए गए ज्यादातर हमले वास्तव में किसी चीज पर लगे ही नहीं, वरना इतने भयानक हमलों के सामने तो कोई क्लास 12 सोल टूल भी कब का टूट चुका होता। स्पेशियल पावर। एल्डर एक्सवान ने दहाड़ लगाई और उसके सींग धीरे धीरे चांदी जैसे रंग में बदलने लगे। उसके ऊपर चकाचौंध करती हुई सिल्वर लाइट का एक गोला धीरे धीरे उभरने लगा। उस सिल्वर लाइट के गोले के चारों ओर एक काला हेलो था। यह साफ दिख रहा था कि स्पेस फट चुकी थी। यह दृश्य देखकर कॉन्ग डेमिंग ने मन ही मन आह भरी। अफसोस, उसने इतनी जल्दी इसे समझ लिया। सच में अफसोस। अगर यहां कोई अल्टीमेट डुलुओ नहीं होता जो स्पेशल पावर को नियंत्रित कर सके, तो मैं अपने सिल्वर मून डिवाइन लाइट बैरियर से और भी ज्यादा सोल मास्टर्स को मार सकता था। एल्डर कॉन्ग ने हाथ हिलाया। आसमान तेजी से चमक उठा। एल्डर श्वैन के हमला करने से ठीक पहले बैरियर धीरे धीरे गायब हो गया, लेकिन बाहर से हो रहे हमले रुके नहीं। एल्डर कॉन्ग का इरादा सबको बैरियर में कैद करने का नहीं था, उसे बस मोमेंटम बनाना था। टॉटी गॉडली बुल के भीतर से एक के बाद एक रोशनी की किरणें बाहर फूटीं। एक विशाल सुनहरा ड्रैगन आसमान की ओर उछला। अनगिनत रोशनी की किरणें नीचे बरस पड़ीं और सन मून इंपीरियल सोल इंजीनियर लीजन के सबसे नजदीक मौजूद सोल इंजीनियर्स को मजबूरन प्रोटेक्टिव बैरियर्स खड़े करने पड़े और अस्थायी रूप से अपने हमले रोकने पड़े। रेडियंट होली ड्रैगन ट्रू बॉडी। यह बेबे था। अनगिनत कछुए के कवच खुल गए और आसमान में एक विशाल शील्ड बन गया, जिसने आने वाले हमलों को रोक दिया। कई रोशनी की किरणें मुड़कर दूसरी दिशा में चली गईं। कछुए के कवच की सतह चमकीले सुनहरे रंग में दमक रही थी। उस पर एक विशाल सांप लिपटा हुआ था। उसकी खून सी लाल आंखें दुश्मनों को घूर रही थीं, मानो शिकार चुन रहा हो। यह था इटर्नल डिफेंस का श्वानवू शील्ड, शूसनशी।
आसमान में एक के बाद एक रोशनी के गोले फटे और 100 मीटर के दायरे में आने वाले हर तरह के हमलों को सटीक रूप से रोक दिया गया। एक आदमी मोटे आर्मर में पूरी तरह छिपा हुआ था। उसका पूरा शरीर अलग अलग सोल टूल्स से ढका हुआ था, जिनमें सोल रेस दागने वाली बैरल्स भी थीं। विनाशकारी किरणें हर दिशा में बरस रही थीं। सभी भारी हमले रोक दिए गए। ऑरिजिन ऑफ डिस्ट्रक्शन ही कैटू। आसमान में एक गुलाबी लाल सांप प्रकट हुआ। एक मंद सुनहरा हेलो उसे सहारा दे रहा था और कुछ कमजोर सोल मास्टर्स को ढक रहा था। सॉफ्ट टेंडन पाइथन द्वारा इनविंसिबल गोल्डन बॉडी सक्रिय किया गया था। यह वाइल्ड डीमन सॉफ्ट रैबिट जांग नानन थी। हवा में बांसुरी की आवाज गूंज उठी। 9 फीनिक्सेस आसमान में उड़ उठे। सभी अलग अलग रंगों में चमक रहे थे। जो भी हमला उनसे टकराता वह तुरंत उनके आर पार निकल जाता। जहां जहां वे गुजरते सारे हमले अपनी मूल दिशा से भटक जाते। यह था फ्लूट कॉल्ड्रन डुलुओ 9 फीनिक्स वर्शिपिंग फ्लूट शौसिया। 12 पंख फड़फड़ाए। एक विशाल एंजल नीचे उतरी और होली लाइट की परतें फैल गईं। जहां जहां यह रोशनी किसी सोल मास्टर के शरीर पर पड़ी वहां एक सुनहरी सुरक्षा घेरा बन गया। यह थी एंजल डोलवो ये गुई। आसमान में एक विशाल गुलाबी ड्रैगन फैल गया। उसके शरीर से गुलाबी हेलो फैलने लगे। जो भी हमला इन हेलोस को छूता वह उसी पल नष्ट हो जाता। यह था रूबी डोलुओ नान क्यू का रूबी ड्रैगन ट्रू बॉडी। तलवार की रोशनी की एक लंबी किरण ऊपर की ओर उठी और 100 मीटर लंबी तलवार प्रकट हुई। सन मून इंपीरियल सोल इंजीनियर लीजन का एक सदस्य उसी तलवार प्रकाश से मारा गया। यह था सोर्ड फैनेटिक डुलुओ जी जूचे और उसकी जजमेंट सोर्ड। हाँ, वे टैंग सेक्ट से आए थे। वे टैंग सेक्ट के वर्तमान 8 टाइटल्ड डुलुओ थे। 3 सालों में निरंतर कल्टीवेशन और स्पिरिचुअल पिल के सेवन के बाद वे सभी टाइटल्ड डुलुओ बन चुके थे। अब वे सभी बेहद शक्तिशाली थे। इस समय वे टैंग सेक्ट के स्तंभ थे। वे श्रेक की युवा पीढ़ी का चेहरा भी थे। हालांकि सबसे शक्तिशाली 2 यहां मौजूद नहीं थे, वरना अगर सभी 10 शक्तिशाली डाउलवो यहां होते तो टैंग सेक्ट की अंतिम शक्ति पूरी तरह सामने आ जाती। उनके अलावा श्रेक एकेडमी, स्टार लुओ एम्पायर, डाउलिंग एम्पायर और हेवनली सोल एम्पायर के टाइटल डुलुओ ने भी अपनी क्षमताएं दिखाईं। वे ताओटी गॉडली बुल की पीठ से हर दिशा में उड़ गए। एक के बाद एक आकृतियों से चमकदार रोशनी फूटने लगी। वे न केवल अपनी ओर आने वाले हमलों को रोक रहे थे, बल्कि सीधे सोल इंजीनियर्स की ओर भी झपट रहे थे। सोल इंजीनियर्स की सबसे बड़ी ताकत उनके लिंक्ड सोल टूल्स थे। उसके बाद दूरी। अगर दूरी कम कर ली जाए तो सोल मास्टर्स को सोल इंजीनियर से डरने की जरूरत नहीं होती। लेकिन यह कहना आसान था, करना मुश्किल। सामने टाइटल्ड डुलुओ होने के बावजूद कई सोल मास्टर्स हमलों में मारे गए। एल्डर शुएन के साथ जाने वाले 4000 सोल मास्टर्स सभी इलीट थे। हर किसी के पास कम से कम 5 रिंग्स थीं। जिनके पास 7 से कम रिंग्स थीं, वे फ्लाइंग टाइप सोल टूल्स का सहारा ले रहे थे। 7 से ऊपर वालों में से भी कुछ ऐसा कर रहे थे। केवल वही लोग जो उड़ने में माहिर थे, अपनी ही शक्ति से हवा में टिके हुए थे। इस हालात में आसमान से गिरना मतलब सीधी मौत था। आसमान में लड़ाई तुरंत ही अभूतपूर्व रूप से भयानक हो गई। स्टार लुओ सिटी से जूगे डिवाइन क्रॉसबो कैनन्स लगातार गरज रहे थे। रोशनी की किरणें बिना रुके दागी जा रही थीं। उसी समय स्टार लुओ सिटी के सामने के सिटी गेट्स खुल गए। विशाल आकृतियां सिटी वॉल पर दिखाई देने लगीं। वे अपनी लंबी टांगों के सहारे जितनी तेजी से हो सकता था बाहर निकलने लगे। यह था श्रेक सिटी का फोर्ट सोल इंजीनियर लीजन। सालों की मजबूती के बाद फोर्ट सोल इंजीनियर लीजन पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली हो चुका था। हर ऑल टेरेन सेल्फ ड्राइविंग फोर्ट एक क्लास 7 सोल टूल जितना शक्तिशाली था। 3 सोल इंजीनियर्स एक फोर्ट को संचालित करते थे। अब पूरी लीजन के पास कुल 500 सेल्फ ड्राइविंग फोर्ट्स थे। वे सिटी वॉल पर मौजूद कैनन्स के साथ तालमेल बनाकर तेजी से आगे बढ़े। उनका लक्ष्य जमीन पर मौजूद सोल फॉर्मेशंस को नष्ट करना था, क्योंकि अगर सोल फॉर्मेशंस को पूरी तरह बनने दिया गया तो वह एक विनाशकारी आपदा बन जाती। सिर्फ फोर्ट सोल इंजीनियर लीजन ही नहीं, टैंग सेक्ट सोल इंजीनियर लीजन भी युद्ध में कूद पड़ी। 300 आकृतियां सिटी वॉल से ऊपर उठीं। वे शुरुआत में इसलिए नहीं दिखे थे क्योंकि इस समय वे सभी सोल इंजीनियर लीजन्स में सबसे बड़ी फाइटिंग स्ट्रेंथ थे। 3 साल की ट्रेनिंग के बाद टैंग सेक्ट सोल इंजीनियर लीजन के हर सोल इंजीनियर की व्यक्तिगत युद्ध क्षमता काफी बढ़ चुकी थी। वे सभी टैंग सेक्ट के सर्वश्रेष्ठ सोल टूल्स से लैस थे। स्टार लुओ एम्पायर में
केवल टैंग सेक्ट सोल इंजीनियर लीजन ही ऐसी शक्ति थी जो हैंड दैट प्रोटेक्ट्स द नेशन की सन मून एम्पायर की 5 सोल इंजीनियर लीजन्स को चुनौती दे सकती थी। बेशक यह बीस्ट लॉर्ड रैंक्ड सोल इंजीनियर लीजन्स की बात थी। सन मून इंपीरियल सोल इंजीनियर लीजन्स की तुलना में वे अब भी कुछ पीछे थे। साधारण सैनिक अब युद्ध भूमि में लगभग बेकार हो चुके थे। वे सिर्फ सन मून एम्पायर की ओर सोल फॉर्मेशंस की सहायता कर रहे थे। स्टार लुओ सिटी की ओर साधारण सैनिकों की जिम्मेदारी रसद पहुंचाने की थी। हर कोई जानता था कि यह लड़ाई युद्ध के अंतिम नतीजे के लिए निर्णायक थी। बाकी किसी भी चीज का कोई महत्व नहीं था। व्हाइट टाइगर ड्यूक लगातार आदेश दे रहा था। सिटी वॉल्स के ऊपर हर तरह के सोल टूल्स पूरी ताकत से आग बरसा रहे थे। स्टार लुओ सिटी की बाकी 3 दिशाओं में भी लड़ाई शुरू हो चुकी थी, लेकिन इस समय व्हाइट टाइगर ड्यूक केवल सामने की दिशा पर ध्यान दे सकता था। यही सबसे अहम दिशा थी। बाकी 3 दिशाएं अपेक्षाकृत बिखरी हुई थीं। वहां केवल कुछ स्टेशनरी इंटरफेरेंस शेल्स और लिंक्ड डिफेंसिव बैरियर्स का उपयोग किया गया था। सामने की दिशा में बड़ी संख्या में स्टेशनरी इंटरफेरेंस शेल्स का इस्तेमाल किया गया ताकि दुश्मन लिंक्ड सोल टूल्स का प्रयोग न कर सके। इसी वजह से स्टार लुओ एम्पायर ने खुद भी अपने लिंक्ड सोल टूल्स का उपयोग नहीं किया। बाकी 3 दिशाओं में लिंक्ड अटैक्स शुरू करने के लिए पर्याप्त लोग नहीं थे। हालांकि स्थिति को स्थिर रखने के लिए लिंक्ड डिफेंसेस का उपयोग किया गया। व्हाइट टाइगर ड्यूक एक बड़ा जुआ खेल रहा था। उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। उसके हाथ में बहुत कम ट्रम्प कार्ड्स थे, इसलिए उसने सब कुछ इसी युद्धभूमि पर झोंक दिया। जीतने का यही एकमात्र रास्ता था। युद्धभूमि की स्थिति बेहद दुखद थी। जूजी पीछे से यह सब देख रही थी। वह जानती थी कि सामने मौजूद ये सभी लोग श्रेक एकेडमी और टैंक सेक्ट से हैं। अब उसके मन में टकराव और भी बढ़ गया था। यह जानना जरूरी था कि अभी भी 2 लोग ऐसे थे जो अब तक युद्धभूमि में प्रकट नहीं हुए थे। स्टेशनरी इंटरफेरेंस शेल्स के साथ वे पूरी लड़ाई की दिशा बदलने में सक्षम थे। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि इस समय वह उन दोनों को यहां देखेगी। आखिरकार वे पूरे 3 साल से गायब थे। फिर भी उसे हमेशा यह डर बना हुआ था कि वे दोबारा प्रकट हो सकते हैं। अगर टैंक सेक्ट और श्रेक एकेडमी के शक्तिशाली सोल मास्टर्स उसकी आंखों के सामने युद्ध में मारे गए, तो हुओ यूहाओ और तांग वुतोंग उसे कभी माफ नहीं करेंगे। जूजी के मन में गहरा द्वंद्व चल रहा था। आमतौर पर ऐसे फैसलों में वह बहुत निर्णायक होती थी, लेकिन इस समय वह अचानक बेहद हिचकिचाने लगी थी। मार्शल, कृपया हमें अपने आदेश दीजिए, उसके पास खड़ा एक कमांडर उससे विनती करते हुए बोला। जूजी ने आह भरी और अपने पास खड़े कमांडर को धीमी आवाज में कुछ निर्देश दिए। इस समय दोनों पक्ष पूरी तरह से युद्ध में उलझ चुके थे, क्योंकि लड़ाई अभी अभी शुरू हुई थी। दोनों तरफ के सोल मास्टर्स और सोल इंजीनियर्स अपनी सबसे बेहतरीन स्थिति में थे। वे एक दूसरे पर पूरी ताकत से हमला कर सकते थे। जब उनकी ऊर्जा काफी हद तक खर्च हो जाती, तभी असली हताहत शुरू होते। आखिरकार सन मून इंपीरियल सोल इंजीनियर लीजन अब भी युद्ध भूमि की सबसे शक्तिशाली ताकत थी। उनके हर हमले के साथ कई लोग आसमान से गिर रहे थे, लेकिन कॉन्ग डेमिंग की कमान में वे हर हमले के बाद पीछे हट जाते थे ताकि अपने और दुश्मन के बीच दूरी बनाए रख सकें। कॉन्ग डेमिंग का शरीर लगातार तेज सिल्वर लाइट से चमक रहा था और वह एल्डर श्वैन को सोल इंजीनियर लीजन से दूर रखे हुए था। इस समय श्रेक एकेडमी के सोल मास्टर्स को अपनी व्यक्तिगत चमक दिखाने का मौका मिल रहा था। सी गॉड्स पवेलियन के एल्डर्स, श्रेक एकेडमी और टैंग सेक्ट के शक्तिशाली सोल मास्टर्स सभी सन मून एम्पायर के सोल इंजीनियर्स की ओर टूट पड़े। पूरा युद्ध क्षेत्र उनके सोल स्किल्स से निकलने वाली अलग अलग रंगों की रोशनी से जगमगा उठा था। अचानक सन मून एम्पायर की पीछे की ओर से एक रहस्यमयी रोशनी उठी। यह रोशनी बिल्कुल बिना किसी चेतावनी के प्रकट हुई थी। यह पूरे युद्ध क्षेत्र में बेरोकटोक फैल गई और मैदान में मौजूद हर सोल मास्टर और सोल इंजीनियर इसकी चपेट में आ गया। इसके अलावा इस रोशनी का मुख्य लक्ष्य सन मून इंपीरियल सोल इंजीनियर लीजन ही था। सन मून इंपीरियल सोल इंजीनियर लीजन से लड़ रहे लोग स्टार लुओ एम्पायर के सबसे शक्तिशाली सोल मास्टर्स थे, इसलिए वे तुरंत ही उस रोशनी से घिर गए। एक तीव्र कमजोरी का एहसास उनके पूरे शरीर में फैल गया। भले ही उनकी सोल पावर सीधे तौर पर प्रभावित नहीं हुई थी, लेकिन उनके शरीर में रक्त का प्रवाह बहुत धीमा और कमजोर हो गया। इन सोल मास्टर्स की हरकतें बेहद सुस्त हो गईं। ऐसी स्थिति में उनके शक्तिशाली हमले भी बहुत कमजोर पड़ गए। इसी पल मां श्याओताओ अपना फीनिक्स मीटियर शावर चला रही थी।
उस रोशनी से टकराते ही उसका शरीर डगमगाने लगा और कमजोरी के एहसास ने उसकी लड़ने की इच्छा को दबा दिया। इसी वजह से उसका फीनिक्स मीटियर शावर बीच में ही रुक गया। इसी दौरान सन मून एम्पायर के सोल इंजीनियर्स के शरीर से एक पतली झिल्ली निकल आई, जिसने उन्हें उस रोशनी से बचा लिया और वे पूरी तरह सुरक्षित बाहर निकल आए। एनफीबलमेंट रेज, इतनी बड़ी मात्रा में एनफीबलमेंट रेज, यह जरूर एक क्लास 9 सोल टूल है, बल्कि यह औसत क्लास 9 सोल टूल से भी ज्यादा शक्तिशाली है। हर किसी के पास अपने ट्रम्प कार्ड्स थे और सन मून एम्पायर कोई अपवाद नहीं था। उनके स्टार लुओ एम्पायर से कम सुसज्जित होने का कोई कारण नहीं था। बस उनके पास इंटरफेरेंस शेल्स जैसी चीजें नहीं थीं, जो सीधे युद्ध के नतीजे को बदल सकें। यह एनफीबलमेंट रे वास्तव में एक क्लास 9 सोल टूल था। इसका इतना बड़ा क्षेत्र कवर करने का एकमात्र कारण यह था कि यह सिंगल यूज सोल टूल था। यह स्टेशनरी सोल कैनन शेल से काफी मिलता जुलता था, लेकिन इसमें कुछ अहम अंतर थे। यह स्टेशनरी सोल कैनन शेल जितना शक्तिशाली नहीं था, लेकिन इसे नियंत्रित करना कहीं आसान था। इसके अलावा यह सिर्फ एक नहीं, बल्कि कई एनफीबलमेंट सोल रेस छोड़ता था। एनफीबलमेंट रेस की धारियां आसमान में फैल गईं और 4000 स्टार लुओ सोल मास्टर्स में से आधे से ज्यादा उनकी चपेट में आ गए। ऐसी स्थिति में उनकी लड़ने की क्षमता बुरी तरह गिर गई और यह यहीं खत्म नहीं हुआ। इसके बाद एक अलग रंग की किरण सन मून एम्पायर के सोल इंजीनियर्स पर पड़ी। उसी पल सोल इंजीनियर्स कहीं ज्यादा शक्तिशाली हो गए। न केवल उनकी सोल पावर बढ़ी, बल्कि उनकी पूरी आभा भी बदल गई। यह एक ऐसी किरण थी जो अपनी सेना को मजबूत करती थी। सोल इंजीनियर्स की सोल पावर 10% तक बढ़ गई और उनकी स्पिरिचुअल कंसंट्रेशन भी बेहतर हो गई। इसके अलावा इस किरण में ब्लड थर्स्ट प्रभाव भी था। यह भी एक सिंगल यूज क्लास 9 सोल टूल था। इन दो क्लास 9 सोल रेस ने दुश्मन को कमजोर करके और अपने सोल इंजीनियर्स को मजबूत करके युद्ध की स्थिति बदल दी। इनके इस्तेमाल के बाद साफ दिखने लगा कि सन मून एम्पायर धीरे धीरे बढ़त बना रहा था। यही स्थिति जमीन पर भी दोहराई जा रही थी। अब यह साफ हो गया था कि सन मून एम्पायर पूरी तैयारी के साथ आया था। अपने सोल टूल्स स्थापित करने के बाद उन्होंने श्रेक सिटी की सोल इंजीनियर लीजेंस के साथ सीधी टक्कर लेना शुरू कर दिया। भले ही वे अब भी थोड़ा पीछे थे, लेकिन उनकी हालत पहले से काफी बेहतर हो चुकी थी। इसके अलावा वे कई और सोल टूल डिप्लॉयमेंट क्षेत्रों की स्थापना भी कर रहे थे। अगर लड़ाई और लंबी चलती तो सन मून एम्पायर निश्चित रूप से पूरी बढ़त हासिल कर लेता। अब यह साफ हो चुका था कि स्टार लुओ एम्पायर आसमान की लड़ाई हार चुका था। इसी बीच जमीन पर भी सन मून एम्पायर धीरे धीरे पलड़ा भारी करने लगा था। व्हाइट टाइगर ड्यूक यह सब स्टार लुओ सिटी की दीवारों से देख रहा था। उसके चेहरे पर गहरी पीड़ा आ गई और उसने आंखें बंद कर लीं। अगर सामने वाला पूरी तरह से आपसे आगे निकल चुका हो तो सरप्राइज अटैक्स भी बेअसर हो जाते हैं। उसने एक लंबी आह भरी और मन ही मन सोचा कि किस्मत ने एक बार फिर उसके साथ खेल खेला है। अगर हमने स्टेशनरी इंटरफेरेंस शेल्स को पहले ही समझ लिया होता तो नतीजा बिल्कुल अलग होता। भले ही हम उन्हें डूलिंग एम्पायर के नष्ट होने के बाद ही बना पाते, तब भी देर नहीं होती। उस समय स्टार लुओ एम्पायर अपनी सबसे शक्तिशाली अवस्था में था। अब स्टार लुओ एम्पायर पहले जैसा नहीं रहा। उनके पास अब इतना सामर्थ्य नहीं था कि वे शक्तिशाली सन मून एम्पायर के सामने टिक सकें। अगर श्रेक एकेडमी से समर्थन और मदद न मिली होती तो वे अपनी बची खुची जमीन भी नहीं बचा पाते। अब बहुत देर हो चुकी है। सब खत्म हो गया। हम हार चुके हैं। इसी पल किसी ने व्हाइट टाइगर ड्यूक के कंधे पर हाथ रखा। व्हाइट टाइगर ड्यूक ने आंखें खोली और पीछे मुड़कर स्टार लुओ एम्पायर के एम्परर शू जावे को देखा। अजीब बात यह थी कि शू जावे इस समय मुस्कुरा रहा था। योर मैजेस्टी, मुझे माफ कीजिए, मैं स्टार लुओ एम्पायर की रक्षा का आखिरी मौका भी नहीं बचा पाया। व्हाइट टाइगर ड्यूक की आंखों में आंसू भर आए। शू जावे ने सिर हिलाया और आह भरते हुए कहा, मुझे पता था कि यह दिन एक न एक दिन आएगा। तुमने मुझे उम्मीद दी, भले ही वह सिर्फ एक दिन के लिए ही क्यों ना हो। इसके लिए मैं तुम्हारा आभारी हूं। हालात को देखते हुए सन मून एम्पायर हम दोनों में से किसी को भी नहीं छोड़ेगा। हमें अपनी सेनाओं को पीछे हटने का आदेश देना चाहिए। नतीजा चाहे जो भी हो, हमें श्रेक एकेडमी और टैंक सेक्ट की प्रतिभाओं का खून इस लड़ाई में नहीं बहने देना चाहिए। आखिरकार वही इस महाद्वीप की भविष्य की उम्मीद है। क्या तुम्हें याद है मैंने कल क्या कहा था? व्हाइट टाइगर ड्यूक ने चुपचाप सिर हिला दिया। वह जानता था कि शू जावे सही कह रहा है। इस समय सबसे जरूरी बात यह थी कि जो भी लड़ने की शक्ति बची है उसे सुरक्षित रखा जाए। युद्ध की शुरुआत से अब तक
सन मून एम्पायर ने कभी श्रेक सिटी पर हमला नहीं किया था। इसके अलावा उन्होंने श्रेक एकेडमी के लोगों पर कभी पूरी ताकत से हमला नहीं किया। जब तक टैंग सेक्ट और श्रेक एकेडमी मौजूद हैं, डूलो कॉन्टिनेंट के तीनों मूल साम्राज्यों के पास अभी भी उम्मीद है। व्हाइट टाइगर ड्यूक ने दांत भींचे और जोर से चिल्लाया, रिट्रीट। स्टार लुओ सिटी के ऊपर तुरंत रिट्रीट का संकेत छोड़ दिया गया। जैसे ही वह संकेत आसमान में चमका, अग्रिम मोर्चे पर लड़ रहे सैनिकों और सोल मास्टर्स का दिल बैठ गया। हर कोई जानता था कि रिट्रीट का क्या मतलब होता है। ऐसा लग रहा था कि यह युद्ध अब सच में खत्म होने वाला है। इसका मतलब था कि पूरा महाद्वीप आखिरकार एक ही साम्राज्य के अधीन आ जाएगा। एल्डर श्वेन ने आह भरी और अपने मानव रूप में लौट आया। उसने दूर खड़े कॉन्ग डेमिंग की ओर घूरते हुए कहा, हम यह तय नहीं कर पाए कि हम दोनों में से कौन ज्यादा शक्तिशाली है। अगर एकेडमी का सवाल न होता तो मैं सच में जानना चाहता कि एक क्लास 10 सोल इंजीनियर और कौन कौन सी शक्तियां रखता है। कॉन्ग डेमोइंग ने शांत स्वर में जवाब दिया, भविष्य में इसके लिए हमारे पास बहुत समय होगा। तुम अपने लोगों से अब लड़ाई रोकने को कह सकते हो। एल्डर शुआन ने सिर हिलाया। थोड़ी ही देर में युद्ध भूमि पर चल रही सारी लड़ाइयां थम गईं। सन मून एम्पायर ने भी श्रेक एकेडमी, टैंग सेक्ट और अन्य साम्राज्यों के सोल इंजीनियर्स पर हमला रोक दिया। अब जब युद्ध इस स्थिति तक पहुंच चुका था तो स्टार लुओ एम्पायर के लिए पलटवार करना असंभव हो गया था। सब कुछ खत्म हो चुका था। अब सभी बस परिणामों के आने का इंतजार कर सकते थे। एल्डर शुआन ने स्वाभाविक रूप से लड़ाई रोक दी, क्योंकि वह एकेडमी की शक्ति को सुरक्षित रखना चाहता था। अब लड़ाई जारी रखने का कोई मतलब नहीं रह गया था। आखिरकार श्रेक एकेडमी अब भी एक बेहद शक्तिशाली अस्तित्व था। सन मून एम्पायर के लिए एकेडमी को चुनौती देने का कोई कारण नहीं था। भले ही वे पूरे महाद्वीप को जीत लें, फिर भी वे एकेडमी की शक्ति को नजरअंदाज नहीं कर सकते थे। आखिरकार भले ही हुओ युहाओ और तांग वूतोंग गायब थे, लेकिन श्रेक से निकल चुके शक्तिशाली सोल मास्टर्स को वे अनदेखा नहीं कर सकते थे। सच तो यह था कि सन मून एम्पायर द्वारा जीते गए इलाकों में भी कई ऐसे शक्तिशाली सोल मास्टर्स थे जिन्होंने कभी श्रेक एकेडमी में पढ़ाई की थी। श्रेक एकेडमी सभी सोल मास्टर्स के लिए सम्मान का स्थान थी। एकेडमी पर हमला करना और उसके सदस्यों को मारना सन मून एम्पायर के लिए राजनीतिक आत्महत्या होती। इसके अलावा सन मून एम्पायर को अब ऐसा करने की जरूरत भी नहीं थी। असल में पूरा महाद्वीप पहले ही उनके नियंत्रण में आ चुका था। श्रेक सिटी चाहे जितना भी शक्तिशाली हो, वह नतीजे को बदल नहीं सकता था। श्रेक सिटी को बनाए रखना ही समझदारी थी, ताकि एकेडमी से निकले शक्तिशाली सोल मास्टर्स को संतुष्ट रखा जा सके। आखिरकार अगर उन्होंने तीनों साम्राज्यों की आखिरी उम्मीद को भी कुचल दिया, तो बचे खुचे साम्राज्यों की ओर से उग्र प्रतिक्रिया होना तय था। इसी वजह से एल्डर शुएन द्वारा अपने लोगों को रुकने का आदेश देने के बाद कॉन्ग डीमिंग ने भी सन मून इंपीरियल सोल इंजीनियर लीजन को सीज फायर का आदेश दिया। उन्होंने श्रेक एकेडमी, टैंग सेक्ट और स्टार लुओ एम्पायर के सोल मास्टर्स को सुरक्षित पीछे हटने दिया। तो चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, अपने विचार कमेंट में लिखें और आने वाले नए एपिसोड के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।